यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ा रहे हैं। हाँ। और जो इस सोशल मीडिया या कोरोना काल के बाद में वायरल हुए हैं रील और शॉर्ट के बेस पे, उनको शिक्षक कहना भी गलत ही हो। आप बोलिए ना खुल के आप धंधा कर रहे हैं। आप एक तरफ गरीबों का मसीहा कि मैंने बच्चे के लिए ये किया, आप ये दिखा के, और जब 80-90 करोड़ रुपए की अपनी कंपनी का प्रॉफिट दिखाते हैं तो ये चीज़ गलत। अच्छा, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं ऐसे एक या दो लोग नहीं है, ऐसे तमाम लोग मेरे दिमाग में हैं। अभी मैं क्या नाम लूं? अब मेरा एक सवाल यह है कि 24 अगस्त को जो प्रोटेस्ट हुआ, आप उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ था उस प्रोटेस्ट में? क्या सबसे बड़ी मांग है बच्चों की, टीचर्स की, जो आपने इतनी लंबी लड़ाई, आप लगातार स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं? 24 अगस्त के बाद तो बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे बच्चों के ऊपर भी FIR हुई, क्योंकि 31 अगस्त को हमने बच्चे नहीं बुलाए, टीचर्स ने किया था। टीचर्स का था। फिर भी ऐसी क्या वजह है कि प्राइवेट नौकरी की तरफ नहीं, प्राइवेट काम की तरफ नहीं, वो सरकारी नौकरी चाहते? प्राइवेट नौकरियों की हालत तो ये है ना कि वहाँ 10,000 रुपये, 12,000, 15,000 में उसका शोषण हो रहा है। अगर आपके BA की वैल्यू नहीं है कि BA करने के बाद आपको 15,000 से ऊपर की नौकरी नहीं मिल सकती, क्यों मिलेगी? तो आप BA करा क्यों रहे? आज ये इतने गलत सवाल पूछते हैं, आपने देखा होगा डीजे वाले बाबू गाना इतने पूछते, और एक एक पेपर में ये 16 गलत सवाल पूछते हैं, और ऊपर से फिर 100 रुपये डिमांड करते हैं। पहले हमारे टाइम रीचेकिंग के लिए कोई भी गलत सवाल नहीं आया था। उस टाइम 100 सवाल बनाना या 200 सवाल बनाना क्यों आसान था? आज इतना मुश्किल हो गया है डिजिटल इंडिया के दौर में, जहाँ पे चैट GPT से लेकर के इतने सारे AI सॉफ्टवेयर हैं जो तुरंत बता देंगे इस सवाल में ये मिस्टेक है। उनका इंटेंट पैसा कमाने का, या मैं पैसा कमाना है इसलिए हम जानबूझ के गलत सवाल पूछें। एग्जाम सिस्टम 2012 से लेकर के अब तक उसकी हालत खराब हुई है। जी। विपक्ष चाहता है प्रोटेस्ट हो, प्रोटेस्ट का दमन हो जाए और हम ये जीत दिखाएं सरकार की हार को, चिल्ला चिल्ला के कि देखिए सरकार आज लोगों का दमन कर रही है। वीडियो बहुत वायरल हुआ, एक पुलिसकर्मी ने कहा आपसे कि मर्द होते तो वर्दी पहनी होती, और आपने कहा मैं वर्दी पहनकर छोड़ चुका हूँ। वर्दी पहनी है, और वर्दी मिले मुश्किल से हफ्ता भी नहीं हुआ था तभी छोड़। आप अपने आसपास तमाम टीचर्स देखते होंगे, कुछ ऐसे 3-4 टीचर्स के नाम आप कह सकते हैं जो आपको बहुत पसंद हो, जिनका पढ़ाने का तरीका आपको बहुत पसंद हो? विकास कीर्ति सर का नाम उन्होंने लिया था, और एक दो नाम उन्होंने और। आजकल पढ़ाते नहीं है तो इसलिए मैंने उनका नाम नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आपके लिए एक बहुत ही खास पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, SSC एग्जाम किंग जिन्हें कहा जाता है, मिस्टर अभिनय शर्मा। बिना देरी करते हुए सीधा आपको उनसे मिलाती हूँ। अभिनय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पूजा। और सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूंगी कि अभिनय शर्मा से अभिनय सर तक की कहानी, जर्नी आपकी कैसी रही? वो जर्नी तो बस ऐसे ही है जैसे आज बच्चे संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में। गांव में कोई भी बच्चा रहता है वो ये सोचता है कि मैं कैसे अपने घर के हालातों को बदलूं, कैसे वो जब अपने माँ बाप की लाचारी देखता है कि पिताजी दवाई के लिए पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं, माताजी का सपना है कि उनके पास भी 3 नई साड़ियाँ हों, शादी कितनी सारी इसलिए कैंसिल हो जाती हैं कि कपड़ों के लिए पैसे नहीं थे। तो वो सब चीज़ें देख करके जब मैं भी उसी माहौल से निकला हूँ और वहीं पला बड़ा हूँ, तो अपने अंदर मन में ये आता है कि यार ठीक है, पहले एक सरकारी नौकरी अगर शायद ले लेंगे, और हमारे टाइम पे ये होता था और आज भी ये होता है। गांव में जो लोग कह देना ये बड़ा आसान है कि एंटरप्रेन्योर बन जाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ, बट गांव का वो बच्चा आज जिसके पिताजी के पास ना तो ज़मीन है, वो किसी तरीके से मजदूरी करके या किसी और की ज़मीन को किराए पे लेकर के खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। उनकी शुरू से बच्चों को दिमाग में ये डाला जाता है कि बेटा आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, उस हिसाब से पढ़ो, गणित अच्छे से पढ़ना ताकि आपकी एक अच्छी नौकरी लग सके। तो वही चीज़ें हमारे भी दिमाग में डाली गई जब गांव में पढ़ते थे, और जब शहर आए तो लगा कि यार कोई नौकरी तो किसी तरीके से लेनी है, चाहे वो एक MTS की नौकरी क्यों ना हो। और वहाँ से फिर जब नौकरी आई, नौकरियों की इतनी मारा मारी थी कि नौकरी मिल भी जाती थी, उसके बाद महीने सालों तक ज्वाइनिंग नहीं आती थी। जैसे 2014 वाली जो ज्वाइनिंग है वो मैंने 8 दिसंबर 2016 को की थी अपनी। तो ऐसे 2012-13 में भी होता था, ज्वाइनिंग लेट होती थी, रिसेशन था बहुत। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस दौर में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और उसी एग्जाम के लिए पढ़ाने लग गए, और फिर इस तरीके से बस सफर लेकिन शुरू हो गया। सर, जो आप जिस भी हालात का जिक्र कर रहे हैं कि बच्चों को इन हालातों से जूझना पड़ता है, उन हालातों से आप भी निकले। आर्थिक तंगी आपको भी बहुत थी, सरकारी नौकरी आप भी चाहते थे, लेकिन इन सब हालातों के बावजूद आपको वो सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन फिर आपने उस सरकारी नौकरी को छोड़ दिया।
हाँ, वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जब हमें सरकारी नौकरी मिली थी हमारे टाइम पे कंटेंट का इतना अभाव था, बुक्स का इतना अभाव था कि हमें सच मायने में सही चीज़ें नहीं मिली थी पढ़ने को। तो जब मैं सरकारी नौकरी में गया उस वक्त ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारे आ चुके थे, लेकिन ऑनलाइन में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो बच्चों को वो कंटेंट प्रोवाइड कर सके जिसकी उनको ज़रूरत है। तब मैंने ये सोचा था कि मैं यूट्यूब के ज़रिए सब कुछ फ्री पढ़ाऊँगा, और मैंने वो चीज़ की भी कि 2017 में यूट्यूब चैनल शुरू किया और पूरा सिलेबस अब तक कईयों बार फ्री पढ़ा दिया। तो उस ज़रूरत को मैंने समझा था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी कि मैं ये समझता था कि जॉब में जाने के बाद कि मेरी ज़रूरत यहाँ से ज़्यादा उन विद्यार्थियों को ज़्यादा है, उन लोगों को ज़्यादा है जहाँ तक मैं अपना ये ज्ञान पहुँचा सकता हूँ। लेकिन सर, जब किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो ऐसा जनरली समझा जाता है कि अब तो लाइफ सेट हो गई है, अब इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से ज़िंदगी सेट है, आगे शादी बच्चे कोई चिंता ही नहीं है, अमूमन ये समझा जाता है। हाँ, मतलब लेकिन शादी का भी पैरामीटर वही है कि आपको नौकरी मिल गई। हाँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये शायद पहली नौकरी में ऐसा होता है। हमें भी जब पहली सरकारी नहीं प्राइवेट नौकरी मिली थी तो हमने सारी रात सेलिब्रेट किया था टाई लगा के और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, यार वाओ TCS में नौकरी मिली है, 23,000 सैलरी होगी। तो पहली नौकरी में होता है, दूसरी में होता है, और मुझे कई सारी बैक टू बैक नौकरियां मिली तो वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। या ख़त्म भी ना कहें तो ये कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा ना कि सब सेट है, सब सेट मतलब आप सफल हैं। सफलता देखिए मैं तब मानता हूँ जब आपके अंदर की बेचैनी खत्म हो जाए, तब आप सफल हैं। वरना आपने कुछ भी हासिल कर लिया और फिर भी मन में है कि नहीं यार मुझे ये तो नहीं करना था। तो जो एक बच्चा होता है वो कच्चे घड़े की तरह होता है, घर वालों ने कहा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो, वो उसमें लिप्त हो गया। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, ग्रो होता है, तब उसे समझ में आता है कि यार मेरी मंजिल ये नहीं है। तो इसलिए आज बहुत लोगों को लगता है कि लोग सरकारी नौकरी के बाद छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं कि ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा होता है कि बचपन से हमें सरकारी नौकरी लेनी है और फिर छोड़ना है। नहीं, सरकारी नौकरी में जाने के बाद भी जब हमें लगता है कि यार अभी भी बेचैनी है, वो कंफर्ट नहीं है, इसका मतलब मैं अभी सफल नहीं हूँ, तो शायद मेरे लिए ये जगह सही नहीं है। अच्छा सर, आप आज SSC एग्ज़ाम किंग आपको कहा जाता है, मैथ्स की ट्यूशन आप देते हैं, पढ़ाते हैं मैथ्स, और बहुत आसान तरीके से आप बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, ऐसी आपकी पहचान है। लेकिन आप जब सरकारी नौकरी चाहते थे उस वक्त पर आपने SSC की कोचिंग कहाँ से ली थी? नहीं, मैंने SSC की कोचिंग कभी नहीं ली, क्योंकि SSC उतना मुश्किल एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मैं तो दिल्ली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने आया था। तो मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैं मैथ्स, वैसे ये जो एप्टीट्यूड वाला मैथ्स है, और तो ये मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा था। मुखर्जी नगर में आने से पहले भी 4 साल पहले से पढ़ा रहा था। तो मेरा मैथ्स बचपन से ही अच्छा था। 5th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, हमेशा मैं मैथ्स में टॉप करता था। सेल्फ स्टडी आप करते थे। अच्छा, अभी आपने SSC एग्जाम को लेकर उस वक्त पर क्या चुनौती होती थी सरकारी नौकरी पाने के लिए, उसका जिक्र और आज किया। क्या है, ये आपने और बड़ा आज क्या चुनौती है? क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ 24 अगस्त, 31 जुलाई, ये 2 प्रोटेस्ट के ऐसे दिन जो मुझे लगता है कि हर किसी को ध्यान होंगे, इसके वीडियोज इतने सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। तो क्या आज अलग तरह की चुनौतियां हैं उस समय से? बिल्कुल आपने सही कहा। उस समय चुनौती सिर्फ यही थी कि कंटेंट कम अवेलेबल था, इसके अलावा और चुनौतियां नहीं थी। पेपर अगर लीक हो जा रहा है और बाहर खबर आ जा रही है जो कि आएगी पेपर लीक होगा, तो पेपर हमने देखा है 2013 का पूरा कैंसिल भी हुआ। तो उस टाइम ऐसा नहीं था। अगर उस टाइम पेपर के अंदर कोई गलत सवाल आ जाता था, 2014 में हमारे पेपर में 2 गलत सवाल पूछे गए थे जी। आपको बताता हूँ। गलत सवाल ये थे कि सबसे लंबी हीरोइन कौन है, अच्छा। दीपिका पादुकोण आंसर था। दूसरा था ड्रीम गर्ल कौन है, हेमा मालिनी आंसर था। हमने दोनों लगाए थे, हमें दोनों पता थे। बट बहुत सारे लोगों का ये मानना था उस दौर में ही कि भाई कोई हीरोइन ऐसी भी हो सकती है जो मूवी में ना आई हो, लंबी हो, तो ऐसे सवाल पूछना गलत है। तो सुबह ये एग्जाम होता है और शाम को SSC की वेबसाइट पे नोटिस आ जाता है कि ये 2 सवालों को हटा करके SSC 98 क्वेश्चंस पे मार्क करेगी। अच्छा, आपको मार्क्स ये ऐसा हुआ था आपके ऐसा समय? हुआ था हमारे ओके। टाइम पे। आज ये इतने गलत सवाल पूछते हैं, आपने देखा होगा डीजे वाले बाबू गाना इन्होंने पूछा, और एक एक पेपर में ये 16 गलत सवाल पूछ लेते हैं और ऊपर से फिर 100 रुपए डिमांड करते हैं। पहले हमारे टाइम में रीचेकिंग के 2012 में कोई भी गलत सवाल नहीं आया था। उस टाइम 100 सवाल बनाना या 200 सवाल बनाना क्यों आसान था? आज इतना मुश्किल हो गया है डिजिटल इंडिया के दौर में, जहाँ पे चैट GPT से लेकर के इतने सारे AI सॉफ्टवेयर हैं जो तुरंत बता देंगे इस सवाल में ये मिस्टेक है। जी। इससे ये पता लगता है कि इनका इंटेंट पैसा कमाने का है, कि हमें पैसा कमाना है, इसलिए हम जानबूझ के गलत सवाल पूछेंगे। तो एग्जाम सिस्टम 2012 से लेकर के अब तक उसकी हालत खराब हुई है। जहाँ एक तरफ हम कहते हैं कि भारत ने तरक्की की है, भारत विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ एग्जाम सिस्टम एकदम गर्त में जा रहा है। जी। और ऊपर से अब देखिए कि ये गलत सवाल बाहर ना आए, इन्होंने कल एक नोटिस ये निकाल दिया कि कोई भी बच्चा, कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर ऑनगोइंग एग्जाम या हो चुके एग्जाम के क्वेश्चंस बाहर डिस्कस नहीं करेगा।
ये नोटिस निकाला गया है। ये एसएससी ने नोटिस निकाला है और हवाला दिया है कि पीईए एक्ट 2024 था। उस पूरे पीईए एक्ट में ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम हो गया और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस का जिक्र नहीं कर सकते। आप मुझे खुद बताइए, आर्टिकल 19(1)(g ये कहता है कि हर किसी को राइट टू प्रोफेशन है, व्यवसाय करने का अधिकार है, एक शिक्षक को पढ़ाने का अधिकार देता है वो जी। तो वो क्यों अपने बच्चों को ये नहीं बताएगा कि किस तरीके के सवाल पेपर में आजकल पूछे जा रहे हैं, आप इस तरीके की तैयारी करिए। ये तो सालों से चला आ रहा है। मतलब जो सवाल यूपीएससी आपने को ऐतराज एसएससी नहीं, के एग्जाम में जो आपके सवाल आए हैं, आप उस एग्जाम के सवालों को डिस्कस ही डिस्कस नहीं कर हैं। सकते। ये नोटिस निकाला ये गया, नोटिस निकाला गया है। आप बताइए 21A, अरे 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है। जो चीज हो गई वो फैक्ट है कि ये सवाल इस एग्जाम में आया था, इसको बोलने में क्या गलत है। लेकिन ये इसलिए इन्होंने किया ताकि इनके एग्जाम की जो कमियां थी वो बाहर आ रही थी, ये कैसे सवाल पूछते हैं। यानी ये उन कमियों को नहीं सुधारेंगे। हालात वो है कि मेरे गले में दर्द था, मैं इनके पास गया, इन्होंने मेरी गर्दन उड़ा दी। अच्छा, जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, क्या वो अवेलेबल नहीं होते एसएससी के? ऑनलाइन है, वो अवेलेबल कैसे होंगे? आपने दिया तो आपको अपना पेपर अवेलेबल होगा, ठीक। मैंने दिया मुझे मेरा लेकिन होगा। ऑनलाइन नहीं होंगे। ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक। जबकि यूपीएससी भी ऑनलाइन डालती है पेपर, हर कोई डालता है। कैट के पेपर भी आपको बाहर मिल जाएंगे, बट इनका अलग है कि एक बच्चा अपना पेपर ही किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? एसएससी को। ये सीधे के सीधे मिसयूज है डिटरेंस का। आप धमकियां दे रहे हैं। पीए एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि जो एग्जाम हो चुका उसको डिस्कस नहीं कर सकते। पीए एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स पे ये लागू हो रहा है। अगर किसी एक्ट का पालन नहीं हो रहा तो एसएससी कार्रवाई करे। ये इस तरीके के नोटिस निकाल के धमकी देना किस हद तक जायज है? बच्चे को सीखने का अधिकार है, लर्निंग आएगी कैसे? जो पहले घट चुका है उसी चीज को तो हम लोग बताते हैं कि भाई ऐसा हो गया है, अब आपको अपनी तैयारी को ऐसा करने की जरूरत है। आप 100 सवाल नए नहीं बना पा रहे और आप इसकी जिम्मेदारी हम जैसे लोगों को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार कि भाई ऐसा है, हम तो बना नहीं पाएंगे, हम तो बैक टू बैक सेम सवाल पूछेंगे, आप आकर मत बताना। अरे ये कैसे रोक लगाई जा सकती है कि जो पेपर हो चुका है उसके क्वेश्चन सोशल मीडिया पे नहीं देखेंगे? अच्छा सर, एक बात बताइए, जो चुनाव होने के बाद एग्जिट पोल होता है, आप भी करते हैं, जरूरत नहीं है, जबकि मालूम है कि 4 दिन के बाद रिजल्ट आना है, फिर भी आप लोगों को मजा आता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। कितनी बार आपके ये एग्जिट पोल फेल भी हो जाते हैं, कोई जरूरत नहीं उसको दिखाने के लिए। वो पूरी तरीके से रिसोर्सेस का बर्बादी है। कोई जब पता है 4 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, ये भी पता है किसकी सरकार बननी है तय है, तो क्यों कराना है एग्जिट पोल? लेकिन होता है। नहीं, ये तो कैसे पता होगा सरकार बनने तय है? पता चल ही जाता है। ऐसे कैसे? ये थोड़ा तो मैंने एग्जिट पोल से पता लगता है। एग्जिट पोल से पता लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको एग्जिट करते हैं। अब बात इस बात पे करते हैं, तो पेपर होने के बाद बच्चे को ये जानने का अधिकार नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी की हत्या नहीं है कि बच्चा ये नहीं जान सकता कि पिछले साल एसएससी ने क्या पूछा था। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जो और ये नोटिस में लिखा है, बहुत सारे लोग कमेंट करके कहेंगे कि वो ये कह रहे हैं ऑनगोइंग एग्जाम, चाहे तो आप नोटिस लगा सकती हैं, उसमें क्लियरली मेंशन है ऑनगोइंग और हेल्ड। हेल्ड का मतलब क्या होता है? मुझे उतनी इंग्लिश नहीं आती, आपको आती होगी। हेल्ड का मतलब जो हो चुका। ठीक है, सही बोल रहा हूँ? ठीक सर। अब मेरा एक सवाल यह है कि 24 अगस्त को जो प्रोटेस्ट हुआ, आप उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ था उस प्रोटेस्ट में? क्या सबसे बड़ी मांग है बच्चों की, टीचर्स की, जो आपने इतनी लंबी लड़ाई, आप लगातार स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं? प्रोटेस्ट तभी होते ही हैं जब आप किसी को इतना तोड़ दो, इतना परेशान कर दो। अभी तक बच्चे क्या कर रहे थे? 2023 के रिजल्ट में गलत सवाल आए, उन गलत सवालों को बच्चे ने टीचर से वेरीफाई करा, वो कोर्ट चला गया। अब नहीं जा सकता क्योंकि अब तो वो दिखाई नहीं सकता अपने टीचर को सवाल कौन सा गलत है कौन सा सही है। 2024 में नॉर्मलाइजेशन ने बच्चों को तोड़ दिया। एक शिफ्ट से 12,000 बच्चे सेलेक्ट हुए, एक शिफ्ट से 6,000। इन सब में होता क्या है? वो भी अभी भी कोर्ट में चला गया केस कि जिस बच्चे का आखिरी अटेम्प्ट था उसकी तो आपने जिंदगी और से ही खेल दिया, उसके पास तो कुछ करने के लिए नहीं रह गया क्योंकि उसके पास यही मौका था। और आपकी अनफेयरनेस ने, आपने चेयरमैन के इंटरव्यू भी सुने होंगे, मैं मिलके भी आया हूँ, वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि गड़बड़ें हुई हैं, लेकिन आपके मान लेने से जो हजारों बच्चों का भविष्य ही खत्म हो गया, उसकी जिम्मेदारी लेने से भी क्या हो जाएगा? आपने हल क्या दिया? क्या आपने उन बच्चों के लिए कोई एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया? तो जब इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई थी तब लगा कि अब शायद प्रोटेस्ट ही एकमात्र रास्ता बचा है जहाँ पे हम चिल्लाते रहे हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, और एसएससी के लोग या डीओपीटी के लोग खुद ये पूछें कि भैया क्या गलत है, आप बताओ, हम सब तो सही कर इस रास्ते से आपकी समस्याओं का समाधान हुआ? 24 अगस्त के बाद तो बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे बच्चों के ऊपर भी एफआईआर हो गई क्योंकि 31 अगस्त को हमने बच्चे नहीं बुलाए थे, टीचर्स ने किया था। टीचर्स का था, और वो भी प्रोटेस्ट नहीं था, मैं उसको प्रोटेस्ट नहीं कहूँगा। ये था
कि हम सब शिक्षक मिलके वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे मत्था टेकेंगे, आपस में बात करेंगे। आप अगर आज चाहो 100 लोग मिलके गुरुद्वारा साहिब या कहीं भी जा सकते हो, जी वहाँ पे बैठ के कोई चर्चा कर सकते हो, और 4 लोग उसमें से डीओपीटी मिनिस्ट्री में मिलने जाएंगे। लेकिन जब लोग गुरुद्वारे जा रहे थे, उसी के बीच में पुलिस ने उन्हें रोक लिया, डिटेन कर लिया। उसके बाद एक मुलाकात भी हुई 4 अगस्त को डीओपीटी मिनिस्टर साहब से, उनके सामने समस्याएं रखी। ये आप 31 जुलाई की बात बता रहे हैं। 31 जुलाई की बात कर रहा हूँ। समस्याएं भी रखी, और समस्याएं रखने के बाद उनमें काफ़ी सारे सुधार भी हुए, ये नहीं कहूँगा, लेकिन वो सुधार इतने नगण्य हैं कि उसको जीत नहीं माना जा सकता। क्योंकि आप किसी को इतना तोड़ चुके हो कि अब उसको वो जो छोटी सी चीज़ आपने सही कर दी, कि जहाँ पहले आप एक क्वेश्चन के 100 रुपये ले रहे थे, अब 50 ले रहे हो, तो मैं इसे जीत मान के खुश हो जाऊँ। या जो रिजल्ट आपने 2 साल से अटका रखा था, तो मैं कहूँ कि आपने रिजल्ट निकाल के मेरे ऊपर एहसान किया, तो ये सही नहीं है। क्योंकि उसके बाद स्टेनो का एग्जाम हुआ है 4 तारीख से मिलने के बाद, जिसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला। उसके बाद 60,000 बच्चों का 29 अगस्त को री एग्जाम हुआ है, उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें। जी तो एक तो नौकरियां वैसे ही कम है, एक ऊपर से किसी को नौकरी मिले उसके लिए एक रास्ता सही होना जरूरी है। जी वो रास्ता ही इतना खराब आपको है। क्या लगता है कि नौकरियां कम हैं, दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं, एग्ज़ाम को लेकर एसएससी के आप बता रहे हैं, कितनी दिक्कतें बच्चों के सामने, सालों साल मेहनत करते हैं, उसके बाद ये समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं। फिर भी ऐसी क्या वजह है कि प्राइवेट नौकरी की तरफ नहीं, प्राइवेट काम की तरफ नहीं, वो सरकारी नौकरी चाहते हैं? देखिए, सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी है, और सरकार के ऊपर भी एक जिम्मेदारी बन जाती है, इसलिए सरकार भी चाहती है आज कि हम आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रखें। प्राइवेट नौकरी में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। क्या सरकार सिर्फ सरकारी नौकरी के नियम कानून बना सकती है? आज प्राइवेट नौकरी की हालत ये है कि आप 10 साल इस स्टूडियो को दे दें, उसके बाद आपको पता नहीं होगा कि आपको रात को एक मेल आ जाएगा कि आज से आप इस कंपनी का हिस्सा नहीं हैं। सोचिए, 10 साल आपने इस संस्थान को दिए, इतनी मेहनत की, और आपके सारी चीजें, इमोशन, सब कुछ यहाँ जुड़ चुका था, और आपको एक पल में ही निकाल दिया। सरकारी नौकरी में ये संभव नहीं है। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी में जाएं। सरकारी नौकरी की एक तैयारी का प्रक्रिया है, तैयारी की, तो वो तैयारी करता है बच्चा और चला जाता है। अब बात है कि लोगों के पास और अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है? तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना किसकी जिम्मेदारी है? राइट टू वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक, आपके स्कूलों में वो शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही कि बच्चा ये सोच सके कि सरकारी नौकरी से ऊपर उठ के मैं काम करूंगा? आपके कॉलेजेज में वो स्किल डेवलप क्यों नहीं कराया जा रहा? हमारी एजुकेशन में कोई इनोवेशन नहीं है, कोई स्किल बेस्ड लर्निंग नहीं है, तो बच्चे के पास ऑप्शन बेसिकली एजुकेशन क्यों करा रहे हैं? आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, आपने कहा हम एजुकेशन पॉलिसी अपडेट कर रहे हैं। आज आप सिंगापुर चले जाइए, वहाँ 6ठी क्लास का बच्चा पेचकस क्लास लेके बैठा है। चाइना में 7वीं क्लास का बच्चा कैपेसिटर बना दे रहा है। तो आप उसको स्किल दे रहे हैं। और आप बताइए, अगर आज लोगों को देखिए कि मैं थोड़ी सी मेहनत करके 2 लाख रुपए की प्राइवेट नौकरी पा सकता हूं, तो आदमी नहीं जाएगा सरकारी नौकरी की तरफ। लेकिन प्राइवेट नौकरियों की हालत तो ये है ना कि वहाँ 10,000 रुपये, 12,000, 15,000 में उसका शोषण हो रहा है। अगर आपके बीए की वैल्यू नहीं है कि बीए करने के बाद आपको 15,000 से ऊपर की नौकरी नहीं मिल सकती, क्यों मिलेगी? तो आप बीए करा क्यों रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक, बीए की जरूरत क्या है? अच्छा सर, अब एक सवाल, क्योंकि जब उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था तो आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। एक पुलिसकर्मी ने कहा आपसे कि मर्द होते तो वर्दी पहनी होती, और आपने कहा मैं वर्दी पहनकर छोड़ चुका हूँ। क्या इसका मतलब ये देखिए, क्या हुआ वर्दी था? की कंट्रोवर्सी 31 जुलाई से शुरू हुई है, और 31 जुलाई को भी ये वर्दी वाली बात हमसे जुड़ी थी। 24 अगस्त को फिर हुआ, फिर उसके बाद फिर एक नई वर्दी कंट्रोवर्सी आ गई। तो वर्दी पे कुछ भी नहीं। देखिए, बड़ी बेसिक सी बात है। 31 अगस्त को जो हुआ, हीट ऑफ द मोमेंट, 31 जुलाई को हीट ऑफ द मोमेंट उन्होंने कहा, हीट ऑफ द मोमेंट हमने ये बात कह दी कि उतार दे, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट में थे उस टाइम। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर होता था, जो आज जीएसटी इंस्पेक्टर है उसकी पोस्ट पे। तो 2017 में हमने वो जॉब छोड़ी थी। और देखिए, वर्दी तो वर्दी है। अच्छा, वर्दी पहनी थी आपने तब? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 6 दिसंबर 2016 को ज्वाइन किया है, और मार्च में रेजिग्नेशन दिया है। तो वर्दी पहनी है, और वर्दी मिले मिले मुश्किल से हफ्ता भी नहीं हुआ था, तभी छोड़ दिया था। क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद में ज्वाइन किया, मार्च में छोड़ा, और 4 ज्वाइनिंग महीने तो वर्दी पहनी होगी सर? नहीं, ज्वाइनिंग के हाल बाद ऐसा नहीं कि वो वर्दी लेके बैठे आप आओ बैठ जाओ। 1-2 हफ्ते तो डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा, ज्वाइनिंग हुई थी आपकी दिसंबर? ज्वाइनिंग होती है,
फिर जब आपका आई कार्ड बनने वाला होता है तो आई कार्ड पे वो फोटो लगती है, तो उसके लिए आपकी वर्दी होनी चाहिए, फिर वहाँ से एक लेटर इशू होता है, तब एक वर्दी का एक प्रोसेस होता है। तो वो उस प्रोसेस में 3-4 महीने लग जाते हैं ज्वाइनिंग के बाद। ज्वाइनिंग से पहले आप वर्दी नहीं पहन सकते, ज्वाइनिंग से पहले वर्दी पहनना इलीगल है। बिल्कुल। और आज अगर आप एक आईएएस ऑफिसर भी हैं तो भी आप अपनी गाड़ी के ऊपर, जो कि आपकी प्राइवेट व्हीकल है, आप भारत सरकार नहीं लिख सकते। मतलब जो- ऐसा तो नहीं है ना कि सिलेक्शन हो गया तो आपको वर्दी का अधिकार मिल गया? बिल्कुल नहीं, सेलेक्टेड एज लिख सकते हैं। जैसे आप अगर सेलेक्टेड है, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपके लिए आएगा सेलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर। बट आप अपने नाम के नीचे, आज बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने इंस्टाग्राम पे, जो सिर्फ सेलेक्ट हैं, ज्वाइन कभी नहीं किया, ये उनकी स्टेटमेंट है, उसके बावजूद भी वो क्या लिखते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर। तो ये गलत है। मैं बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा, और वो भी हम ये अपने पर्सनल हित के लिए, ताकि हम बच्चों को अपने उस प्रभाव में ले पाए। जैसे कि आप सेलेक्ट हो गई, आपने ज्वाइन नहीं किया, जी। आपने झूठ बोल दिया, मैंने आपसे कहा कि आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो आप कह रही हैं कि हम ऑफलाइन क्लासेस में बिजी थे। फिर आप कह रही हैं हमने मेडिकल लगा दिए। आप सोचिए, एक स्टेटमेंट आप देती हैं कि आपने बिजी थी और आपने मेडिकल लगा दिए, तो ये मेडिकल बनाने वालों पे भी सवाल खड़ा करता है कि कोई बीमार नहीं है, उसके बाद उसका मेडिकल कैसे बन गया। मेडिकल बनाना इतना आसान नहीं है जब तक आप बीमार नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और परफेक्टली आप काम कर रहे हैं, और आप सरकार को क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मैंने मेडिकल लगा दिया जी, मैं बीमार हूँ। मेडिकल कोई चलन थोड़ी है, बीमारी होने पे ही मेडिकल बनना चाहिए जी। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जैसे आप अभी नई टीचर बनेंगे, अब आपको चाहिए कि यार मैं बच्चों को कैसे इंप्रेस करूंगी, तो आपने कह दिया कि यार मैं वर्दी पहन के घूम रही हूँ, 2-4-10 लोगों से मिल रही हूँ, लोगों को लगेगा यार इसके पास वर्दी है, ये इम्पैक्ट है। बच्चा बड़ा मासूम होता है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो आसानी से बातों में आ जाता है, उसको लगता है। तो देखिए, हम शिक्षक हैं और हमसे बच्चा सीखता है। गलत सही कौन बताता है बच्चे को? आपको हमें गलत सही किसने बताया? छोटे से टीचर्स ने बताया। बिल्कुल। बट आज टीचर्स अपने व्यवसाय के लिए उस हद तक गिर जा रहे हैं कि गलत सही की डेफिनेशन खत्म हो जा रही है कि आप गलत हैं सही हैं, और आप मान भी नहीं रहे कि आप गलत हैं या सही हैं। जी। तो ये आजकल मैं तो अब यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया है कि जो लोग YouTube पे सिर्फ पढ़ा रहे हैं, और जो इस सोशल मीडिया या कोरोना काल के बाद में वायरल हुए हैं रील और शॉर्ट के बेस पे, उनको शिक्षक कहना भी गलत ही होगा। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब ये तो सोशल मीडिया की दुनिया, डिजिटल दुनिया नहीं, सरकार नहीं मानती, सरकार हम लोगों को शिक्षक नहीं मानती। अच्छा। हम लोग शिक्षा की सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन आप तो कोविड से पहले से पढ़ा रहे हैं ना? मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, कोविड से। हाँ। और 2017 से ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, कोविड दूर दूर तक नहीं। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, इंडिया में एजुकेशन बिजनेस नहीं है, आपको पता है ये बात? बिल्कुल सही। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो बिजनेस है। मानते हैं आप? मैं तो मानता हूँ। मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जैसे तमाम सारे शिक्षकों की बात कर रहा हूँ कि हम या वो जो कर रहे हैं वो बिजनेस है। क्योंकि हम लोग तो प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं जी। आज आप एक स्कूल खोलेंगे, आप प्राइवेट कंपनी बना के प्राइवेट अकाउंट में पैसा स्कूल की फीस नहीं ले सकते। और आपको पता होगा उस स्कूल की फीस पे, पांडे साहब आपसे पूछ रहा हूँ, उस पर जीएसटी नहीं है। आज आप सुनते होंगे एजुकेशन पे जीएसटी है, बहुत आता है एजुकेशन पे जीएसटी। सच में भारत में एजुकेशन पे जीएसटी नहीं है। हम लोग जो दे रहे हैं दैट इज एजुकेशनल सर्विसेज। उसकी जरूरत भी नहीं होनी चाहिए अगर भारत का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जी। तो इसीलिए ये सर्विसेज है, इसीलिए सरकार इस पे जीएसटी ले रही है। ठीक है, समझ तो गई। हाँ। सरकार हमें शिक्षक और जिनको हम तैयारी कर रहे हैं उन्हें छात्र नहीं मानती। अच्छा, वो स्टूडेंट्स भी नहीं वो है? उनके लिए वो स्टूडेंट कैसे हैं? वो तो ग्रेजुएट हो गए, घूम रहे हैं, उनके लिए वो बेरोजगार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो विद्यार्थी नहीं मानते उनको। आप क्या मानते हैं उन्हें? मैं तो मानता हूँ विद्यार्थी हैं। और वो आपको क्या मानते हैं? वो हमें शिक्षक मानते हैं। बहुत सारे लोग जो अच्छा कर रहे हैं, जिनको बच्चों को समझ है, वो सब शिक्षक मानते हैं और होना चाहिए। शिक्षा अगर देखिए, मैं YouTube के माध्यम से सिर्फ गणित ही नहीं जी। उनको जिंदगी जीने के बारे में भी बता रहा हूँ। उनको ये भी बता रहा हूँ कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं और उन अधिकारों के लिए लड़ो। उनको ये भी बता रहा हूँ कि एसएससी ये तुम्हारे साथ गलत कर रही है, उसको नहीं करना चाहिए, हम तुम्हारी ये लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सब एक शिक्षक के ही फर्ज हैं। तो आपको कभी लगता है ऐसा कि शिक्षक आपको, क्योंकि आपने कहा सरकार आपको शिक्षक नहीं मानती है, लेकिन कभी आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं ये तो मैं सही नहीं कर रहा हूँ? कभी ऐसा आपको लगा कि बिजनेस, ये तो आपने जैसे कहा ना कि ये तो बिजनेस है, ये तो सर्विस है, तो ये कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, ये बच्चों के साथ मैं ठीक नहीं कर रहा? मैंने एक भी चीज़ ऐसी नहीं की है, और यही वजह है कि मैं पहले कहीं और पढ़ाता था और वहाँ मैंने देखा कि अगर बच्चों के साथ गलत हो रहा है तो वो जगह छोड़ दी, अपने हितों को ना देखते हुए। YouTube पे सब कुछ फ्री पढ़ा दिया।
मेरी टीम से भी यहाँ लोग आए, आप आउट ऑफ द कैमरा इन लोगों को पूछिएगा कि मैं इन लोगों को ये सब भी कहता हूँ कि इस शिक्षा को प्योर रखा जाए तो ठीक है। बच्चे को ये झांसा दे करके कि 2 दिन के लिए 1000 वाला कोर्स 500 में कर दिया है, आप देखती होंगी आजकल ये बहुत चल रहा है। हाँ। मैं इन सब चीज़ों को गलत मानता हूँ। और आज से नहीं, मेरा एक राज समानी का पॉडकास्ट है 3 साल 4 साल पहले का, उसमें मैंने बोला है कि एजुकेशन ऐसी नहीं होती है। आज आप देखती होगी कि लोग सच मायने में गरीबी बेच बेच के यहाँ अमीर हो गए। बिल्कुल। लोग ये ज्ञान दे दे के कि पैसा कुछ नहीं है, करोड़ों कमा गए। तो मुझे इन सब चीज़ों का दुख है और मैं इन चीज़ों को बीच बीच में बोलता भी हूँ और खिलाफ भी रहता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से भी ये शिक्षकों से गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को बंद करिए, ऐसा लालच देना बंद करिए। जैसे आप ही हो, ये चीज़ें पता है नायका पे सूट करती हैं कि नायका बोले ये शैम्पू जल्दी ले लो, कल को महंगा हो जाएगा, क्योंकि शैम्पू की अपनी एक प्राइस भी है 1600। अगर 1300 में मिल रहा है तो बाकी में लग रहा है 300 का में। लेकिन यहाँ एजुकेशन में क्या है, 1000 रुपये फीस रखो। अच्छा, यूट्यूब पे आओ। आपने कभी ऐसा किया है कि 1000 रुपए का कोर्स है, अगर आप इस तारीख से पहले ले लेंगे तो 500 में मुझे नहीं लगता मैंने किया है। किया है भाई कभी? मुझे नहीं लगता मैंने नहीं किया है। मेरी टीम ने जब जब किया है तो मैंने इनको मना किया है। और मैं अपने आप को यहाँ पे एकदम फेलियर मानता हूँ। मैं नहीं सफल हो पाया। आप सोचिए, मैं 2017 में आया, मैं चाहता तो मैं भी एक कंपनी बना के फंडिंग लेकर के या बहुत सारी चीज़ें लेकर के, उसके बाद हमने ये ट्राई भी किया कि हमने फंडिंग ली, लेकिन हम नहीं चला पाए उस चीज़ को। मैं एजुकेशन के बिजनेस को एकदम नहीं चला पाया, 100% फेल हूँ। और मुझे इसके कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैं इस बिजनेस में फेल हो गया। हमारे साथ के तमाम शिक्षक हैं और इस तरीके से बहुत पैसा उन्होंने बना लिया। नहीं बना पाया। आपने उनसे कम बनाया? नहीं, मैंने पैसा बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं बच्चों को 700 का कोर्स 300 में बेचूंगा तभी बनेगा। पैसा बनाने के लिए ये करने की जरूरत मुझे लेकिन नहीं आप पड़ी। ये तो मानते हैं ना कि यही एक प्रोफेशन है जिससे आप भी अपनी रोजी रोटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने रियल एस्टेट में बहुत पैसा बनाया। अच्छा। मेरे 2 और बड़े बिजनेसेस हैं, भगवान ने चाहा तो आईपीओ लेके आएंगे, मैंने वहां से भी पैसा बनाया। और मैंने पढ़ाने से नहीं, आप पढ़ाने के भी मैंने उन कंपनियों से पैसा जरूर बनाया जो 35,000 40,000 करोड़ की कंपनी थी, जो फंडिंग लेके आई, तो मैंने उनसे नाम का पैसा जरूर बनाया। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। बट ऐसा नहीं कि मैंने बच्चों से, आज भी आप ये मान लो कि कितने ऐसे बच्चे रोज के 100 150 200 कई बार तो 1000 तक भी होते होंगे जो ये मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि मेरे पास फीस के पैसे नहीं है, मुझे दे दीजिए। और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं करते, आपको बताता हूँ। हाँ। कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मेरे को जीएस पढ़नी है दूसरे टीचर से, क्या आप मेरी मदद करोगे? अच्छा। आप देखिए, मैं आपको आपके सामने एग्जांपल मैं आपको दिखाता तो हूँ। आप उनकी फीस के लिए आपने पे किया है या आपने उन या तो टीचर से अपने उन टीचर्स को बोल दो। आपसे रिश्तों आप में देखिए मैंने क्या लिखा, हाँ। कल की बात है ये तो, कि इस स्टूडेंट को प्लीज जीएस का कोर्स दे दीजिए, सर हो जाएगा। कुछ लोग फ्री में कर देते हैं, फ्री में ही कर देते हैं सारे शिक्षक। मैं उन सब शिक्षकों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनको जब भी बोला है तो उन्होंने किया। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स के नाम है, इसमें मेरा कोई लालच अच्छा, नहीं। आप कुछ अपने ऐसे स्टूडेंट्स के नाम बताइए जो आपसे पढ़कर गए और आज बहुत वेल सेटल्ड, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं? ऐसे कुछ स्टूडेंट, नीतीश कुमार जो पहले AIR 3 लेके आया SSC के अंदर, उसके बाद अभी सिविल सर्विसेज में उसका सिलेक्शन हुआ है। IAS की परीक्षा जो होती है UPSC कराता है, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। वैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। एक बच्चा ATM पे गार्ड हुआ करता था और बहुत उसने संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, हमने हर एंगल से साथ दिया। 2013 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद वो आज दिल्ली मेट्रो में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे। गर्व महसूस होता होगा बहुत। हाँ, अच्छा लगता है। ऐसे एक नहीं, बहुत स्टूडेंट, अच्छा, अभी लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। आप टीचिंग, आपने प्रोफेशन की बात की और अभी जो सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब के जरिए, उस पर आपने अपनी राय रखी। देखिए, लेकिन मेरा एक एजुकेशन, सवाल मैं आपसे बता रहा हूँ आपको, शिक्षा को देकर के गुरु दक्षिणा लेना गलत नहीं है। गलत तरीके से इम्पल्सिव बाइंग कराना और ये दिखाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोई शिक्षक धंधा कर रहा है, आप बोलिए ना खुल के आप धंधा कर रहे हैं। आप एक तरफ गरीबों का मसीहा कि मैंने बच्चे के लिए ये किया, आप ये दिखा के, और जब 80-90 करोड़ रुपए की अपनी कंपनी का प्रॉफिट दिखाते हैं तो ये चीज गलत। अच्छा, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं ऐसे एक या 2 लोग नहीं है, ऐसे तमाम लोग मेरे दिमाग में हैं। अभी मैं क्या नाम लूं, नाम नहीं ले पाएंगे। हाँ, मतलब तमाम लोग मेरे दिमाग में हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आप ये क्यों दिखा रहे हैं कि आपने बच्चों की भलाई के लिए किया है कि 800 रुपए पे आपने कोर्स 500 में कर दिया? नहीं, आपने भलाई का काम बिल्कुल भी नहीं किया है। आपने एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की है जहाँ पे बच्चा किसी तरीके से वो 500 रुपए जुगाड़ करके आपका कोर्स खरीदेगा। आप इतने अच्छे हैं तो आपने क्यों नहीं सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ा दिया? आप सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ा दीजिए। अच्छा, अभी नहीं तो सर, अच्छा कहना बंद करिए। ये जितना भी कोचिंग की इंडस्ट्री में हो रहा है,
दैट्स ऑल आर कंप्लीटली बिजनेस। बिजनेस। और इस पे इस तरीके की डिमांड फिर हम रखें कि सरकार हम पे कोई रहम करेगी, हम पे जीएसटी छोड़ देगी, तो क्यों छोड़ देगी? भाई हम कमा रहे हैं, सरकार का फर्ज है इनकम टैक्स लेना। जो भी बिजनेस कर रहा है सरकार, हमारा कोई नया बिजनेस थोड़ी है जी। कि बाकी बिजनेसेस पे जीएसटी चलेगा। ये शर्ट बना रही है कंपनी, इस पे जीएसटी चलेगा, रोटी कपड़ा मकान पे जीएसटी चलेगा, और जो हम शिक्षा का धंधा कर रहे हैं उस पे जीएसटी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। चलिए, बहुत जिगरा चाहिए होता है ये बोलने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए भी। लेकिन आपसे एक सवाल मेरा और है कि क्या आप अपने आसपास तमाम टीचर्स देखते होंगे, कुछ ऐसे 3-4 टीचर्स के नाम आप कह सकते हैं जो आपको बहुत पसंद हो, जिनका पढ़ाने का तरीका आपको बहुत पसंद हो, काम करने का तरीका आपको बहुत पसंद हो? जिनका पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद हो, एक शिक्षक जो मुझे हमेशा बड़े पसंद आते हैं, जो सीए में पढ़ाते हैं, प्रवीण शर्मा, सीए का पढ़ाते हैं। अच्छा। बहुत अच्छे टीचर हैं, और मतलब इतने साल तक एक नंबर 1 पे बने रहना बड़ी बात होती है, और वो बंदा अपने फील्ड में नंबर 1 पे है। जी। और किसका नाम लूँ मैं? एक मिनट ले लेता हूँ नाम। आप थोड़ा सा मुझे और आइडिया दीजिए कि किस किस फील्ड में आप पूछ रही हैं। नहीं, जनरली गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो तैयारी कराते हैं, आप ही के फील्ड से जुड़े हुए मैं टीचर्स के नाम पूछ रही हूँ। हमारे आपको फील्ड पसंद से हो? जुड़े हुए टीचर, एक टीचर मुझे अभी बड़े सही लगे, आगरा के हैं, और रीजनिंग करके उनका चैनल है। तो मैंने 2-3 वीडियो पहले ही उनको देखा, तो बड़ा उनका समझाने का तरीका और उनकी सरलता मुझे बड़ी सही लगी, बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे शिक्षक तो ऐसे हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट। तो अच्छा तो देखिए सभी कर रहे हैं। जी। आपको किसका पसंद आता है? क्योंकि मैं तो उतना सोशल मीडिया देख भी नहीं मैं पाता। जनरली, नीतू मैम आए थे हमारे पॉडकास्ट हाँ, में, नीतू तो मैम, उनसे भी वो मैंने भी- अच्छा, ये आपने उनसे सवाल भी पूछा सवाल था, पूछा तो था। उन्होंने भी 2-3 नाम मेरे सामने लिए थे। विकास कीर्ति सर का नाम उन्होंने लिया था, और 1-2 नाम उन्होंने वो तो और- आजकल पढ़ाते नहीं है, तो इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। अच्छा। क्योंकि वो पढ़ाते नहीं है। अगर अच्छा, वो अभी पढ़ा नहीं रहे अभी अभी नहीं वो? पढ़ाते हैं ओके वो। ओके, उनकी ठीक। कोचिंग है दृष्टि, हाँ, हाँ। पढ़ाते नहीं, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये बताइए, अभी आपको क्या ऐसा लगता है कभी कि छात्र जो कभी प्रोटेस्ट, मतलब हम उन्हें प्रोटेस्ट करता हुआ देखते हैं, क्योंकि ये सवाल नीतू मैम की तरफ से उठाया गया था, इसलिए मैं आपसे एक बार पूछ लेती हूँ, क्योंकि 2 टीचर्स की राय अगर पता लग जाएगी तो क्लियर हो जाएगा, कि उनका ये मानना था कि बच्चों को ना इस प्रोटेस्ट के चक्कर में फंसा दिया गया ताकि वो किसी और मुद्दे को उठा ना पाए। बच्चे को, मतलब स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के चक्कर में कहीं ना कहीं वो उलझ के रह गए हैं कि और देखिए, किसी जब मुद्दे भी- पर वो बात ही ना कर पाए। मैं बताऊँ ना, जब भी कोई भी बात होती है, किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, कोई भी प्लान किया जाता है, तो जरूरी नहीं होता कि वो 100% सक्सेस हो। शायद 24 तारीख का प्रोटेस्ट हुआ होगा, तो हमने भी 23 तारीख को ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से असफल हो जाएगा और कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कई बार प्रोटेस्ट में क्या होता है कि जो प्रोटेस्ट का लीडर है वो अपनी ईगो को इतना बढ़ा लेता है कि हम झुकेंगे ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अन्ना वाले प्रोटेस्ट में क्या हुआ था। सोनिया गांधी जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी सब आए थे स्टेज पे मिलने। एक प्रधानमंत्री का किसी प्रोटेस्ट में आकर शामिल होना लोकतंत्र का कितना सुंदर दृश्य हो सकता है। आज शायद आपने कभी सुना नहीं होगा कि देश में इतने सारे प्रोटेस्ट हुए और उन किसी भी प्रोटेस्ट पे हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री साहब का कोई बयान आया हो, कोई दर्द उन्होंने बयां किया हो कि मैं इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं कि मैं इस देश के किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाया, और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि अपने आगे आने वाले कार्यकाल में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, उन सबको मैं जी। जितना कर सकता हूं उतना कर पाऊं। ऐसा बयान भी हमने कभी नहीं सुना, जो हमारे लिए कहते हैं ना कि एक डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है। आज भी इस देश का युवा, इस देश का बेरोजगार ये उम्मीद करता है कि जब मोदी जी डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हो तब वो कहें कि इस देश के युवा के लिए भी मैं अपने बचे हुए कार्यकाल में बहुत कुछ करके जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया कि रोजगार मेला में बस पत्र बांटने को ही रोजगार कह दिया गया। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है जिसको कल निकाला जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको रोजगार कह दिया गया। गवर्नमेंट ये दावा करती है ना कि भाई हमारे शासनकाल में, जब से सरकार आई है हमारी, रोजगार बढ़े हैं, हमने रोजगार बढ़ाए हैं, हमने तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई है, लोगों को प्रमोट किया है कि वो छोटे छोटे बिजनेस खोले, इस तरीके की पॉलिसीज हम लेकर आए हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो आज ये भी कह देगी कि हम आए तो एप्पल का आईफोन 16 प्रो मैक्स आया, उससे पहले तो आईफोन 10 आया करता था, आईफोन 6 आया करता था 2014 में। कुछ चीजें वक्त के हिसाब से अपने आप बदली हैं। यूट्यूब पहले से था, टीचर्स यूट्यूब पे आए जियो की बदौलत। अब सरकार इस चीज की भी जिम्मेदारी ले ले, हर एक चीज की जिम्मेदारी ले ले। अगर मैं ये कहता हूँ कि सब ठीक चल रहा था, सारे लोगों को इतने रोजगार मिल रहे थे, जी। तो इतने सारे
बच्चे कोर्ट में आज क्यों लड़ रहे हैं सरकार से? देश की दुर्भाग्य की बात है कि आज देश का युवा 20-22 साल के लड़के 2-2, 3-3 हजार रुपए जमा करके इस देश की संस्थानों के खिलाफ कोर्ट में एक बात बताइए, 2014 से पहले क्या ऐसी स्थिति नहीं थी? 2014 से पहले ऐसी स्थिति होंगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ, अब आपको लग रहा है कि बढ़ गई है? बहुत बढ़ गई है। मैं आज किसी एक सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ। बहुत सारे राज्यों में उन पार्टियों की भी सरकार है। अगर हम बंगाल में बात करें तो ममता दीदी की भी सरकार है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी पे उन्होंने काम किया है या उन्होंने पेपर लीक, स्कैम, इन चीज़ों को रोक दिया है। लेकिन हमारी उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री जो देश का सर्वोच्च बंदा है, उससे हमारी उम्मीदें हैं कि अगर बंगाल में भी चीज़ें ठीक नहीं है तो प्रधानमंत्री साहब की जिम्मेदारी है कि वो पहले सेंटर में करें और कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो स्टेट भी लागू करे। ठीक, तो ये उम्मीद है, इसमें गलत क्या है? प्रजा की राजा से उम्मीद होती है जी। अगर अच्छा आप नहीं सर, कर पा रहे तो आप ट्रांसपेरेंसी दिखाएं। आपने बेरोजगारी का डेटा छुपाना बंद कर दिया। आज आप गलत सवाल पूछ रहे थे, आपने ये कह दिया कि आप बाहर बता ही नहीं सकते कितने सवाल गलत पूछे। आप घर में अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे, परेशान कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। अब आपने ये रोक लगा दी कि वो बाहर जा करके या वो फोन का इस्तेमाल नहीं करेगी, वो अब बाहर जाके अपने दुख दर्द को नहीं कह सकती है। तो ये आपने इलाज कर दिया। अच्छा, आज के जो मौजूद समय में एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे जो पूछने जा रही हूँ, नेपाल में जेन जी का प्रोटेस्ट आपने देखी होंगी? हाँ, तस्वीरें। बिल्कुल देखा, आज ही बताया। सोशल मीडिया बैन करने को लेकर सरकार के खिलाफ ऐसा हो हल्ला हो गया कि मंत्री पद से वहां एक मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे देना दिया। चाहिए। देखिए, जब आप उस पद पे बैठे हैं और तमाम लोगों की आवाज आपके विरोध में है तो इस्तीफा देना चाहिए। हमारे भारत में इस्तीफे का कल्चर खत्म हो गया। इतने रेल एक्सीडेंट हुए, रेल मंत्री ने इस्तीफा छोड़िए, ठीक तरीके से सिंपैथी नहीं दिखा पाए लोगों के लिए, उनको रील से ही फुर्सत नहीं है। तो हमारे देश में तो ये कल्चर खत्म हो गया क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। एसएससी चेयरमैन साहब पे आज इतने सवाल उठ रहे हैं, मैं ये मानता हूं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, अगर वो इस सिस्टम को ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। तो अगर आप किसी पद पे बैठे हैं, आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, आप ये कह के निकल जाते हैं अरे पहली बार है, ऐसा हो गया। और देखिए, जैन जी कहना, देखिए मैं इस पे भी कहूंगा कि जनरेशन अपडेट होगी ना, इसमें क्या गलत है? आज लोग कहते थे यार जैन जी ऐसा कर रहे हैं, जैन जी वैसा कर रहे हैं, जैन जी सयारा मूवी देख के रो रहे हैं। अपडेशन नाम की कोई चीज होती है, चीजें अपडेट हुई है ना। आज आपके पिताजी पुरानी जनरेशन के जोमेटो यूज कर सकते हैं, स्विगी से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, ब्लिंकिट से अदरक मंगा सकते हैं। तो आप जब ये जमाना जो अपडेट हुआ है, आप अपने हिसाब से इसकी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बाकी चीजों को नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बाकी चीजों पे आप कहते रहे हैं ये देखो ऐसा हो गया है, आज के हिसाब से बिल्कुल बिगड़ गया है। अरे आप अपने बाप के हिसाब से बिगड़े थे, आपका बेटा आपके हिसाब से बिगड़ा है, इनका बेटा इनके हिसाब से बिगड़ेगा। आप मुझे बताइए कि अभी जो नेपाल में जो कुछ भी हुआ, नेपाल में ये हुआ, जो सोशल मीडिया को लेकर मेरा एक सवाल काफी है, सारे उन्होंने बैन कर दिया। तो गलत है। नहीं, आप बैन freedom किस of लिए किया speech को, सर? बैन किस लिए किया? कुछ रेगुलेशन, उसको रेगुलराइजेशन के लिए समय दिया था। बच्चों जैसी बातें नहीं, कर रहे मैं हैं। सवाल पूछ रही हूँ बिल्कुल, मैं तो आपका वर्जन जानना चाहती हूँ। किसी चीज को बैन करना है तो क्या करेगी सरकार? आके सीधे लो जी बैन? नहीं, माहौल बनाएगी पहले। आज किसी भी नेता को उठाना है, कैसे होता है? क्या सीधे उठा के इनको ईडी पकड़ा? नहीं नहीं नहीं, पहले एक माहौल क्रिएट किया जाएगा, उस माहौल में उसको फंसाया जाएगा, फिर कहेंगे हमने इस आधार पे किया है। सरकार ऐसे डायरेक्ट जिम्मेदारी कभी नहीं लेती। आधार बनाया आधार बनाया उन्होंने, उस आधार पे यूट्यूब इन सब चीजों को बैन कर दिया। तो ये एक बहुत गलत डिसीजन था कि आप अगर कुछ गलत हो रहा है, हमारे देश में भी सोशल मीडिया पे अगर गलत हो रहा है, सरकार को पूरी आज़ादी है कि वो मॉनिटर करे जी। उसकी जिम्मेदारी है कि अगर इस देश का यूथ गलत दिशा में जा रहा है तो मॉनिटर करिए, और मॉनिटर करने के पैरामीटर्स बनाए जा सकते हैं। ये थोड़ी मतलब है कि यूट्यूब पे दो लोगों ने सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोल दिया, वीडियो बना दी, आपने पूरे यूट्यूब को बैन कर दिया। आपने ये देखा कि कितने लोगों के लिए जो आपने किया उससे कितने गुना लोग इफेक्ट हुए। यूट्यूब पे बच्चा क्लास भी देखता है, हमारी क्लास भी बच्चा नेपाल में देखता है। तो आप इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में एक डिसीजन लिया, ठीक, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि वो तानाशाह हैं। आजकल की सरकारें ये कर रही हैं, वो ये चाहती नहीं है कि हम जो कर रहे हैं, हमारी जो कमियां हैं वो लोगों के बीच में फैलें कि ये सरकार गलत है, कल को सरकार पलट दी जाएगी। वो कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम एक सवाल है। आदमी दो बातें कर रहे हैं। नहीं, बहुत अहम एक बात टाइम आप पे कह क्या रहे कर रहा है वो कि पति को पत्नी को भगवान मान लेना चाहिए। दूसरा रील आता है जिसमें वो क्या देता है कि पति का पत्नी ने पानी ग्रह किया है तो सारी जिम्मेदारी उसकी है, तो उसका फर्ज है पत्नी को खुश रखना।
अपने अपने तरह अपने की- अपने हिसाब से लोग उसको काट के चला देते हैं आजकल 30 अच्छा, सेकंड आपको में। क्या लगता है कि पति का क्या फर्ज होता है, पत्नी का क्या फर्ज होता है? मतलब दोनों की मुझे लगता है बराबर फर्ज है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जो आज एक ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि नहीं नहीं नहीं, जो तुम कर रहे हो वो मैं करूंगा, हाँ, उससे मैं बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता। शायद कुछ चीज़ें जो मुझे करनी है मैं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो तुम्हें करनी है वो तुम करोगी। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और अगर हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझें जी, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत सही हो सकती हैं। बाकी हम लोगों को बचपन से सिखाया नहीं जाता है। आजकल के पति जो नए हैं उनको पता होता है कि पत्नी के मूड स्विंग्स होते हैं महिलाओं के, आपको उस वक्त कैसे रिएक्ट करना है। ये सब चीज़ें हमें नहीं पढ़ाई गई। हमें तो ये इसके सब लिए तो थैंकफुल फिर सोशल मीडिया को करना चाहिए ना, क्योंकि बिल्कुल सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ आ रहा है। सोशल मीडिया नहीं नहीं नहीं, सोशल मीडिया से पहले भी जब पत्नियां जीवन में आई तो ये समझ में आ गया था कि भाई ये मूड स्विंग जैसी भी कोई, हम तो अपनी जैसी समझते थे। हमें गुस्से का मतलब गुस्सा ही होता है कि कोई नाराजगी दिखा रहा है, मतलब नाराजगी दिखा रहा है, नाराज है वो। बाद में पता चला नहीं, ये तो अगले पल सारी नाराजगी भूल जाएगा, ये सिर्फ टेम्परेरी है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से आज के युवा को भी पता चलना चाहिए, ताकि वो अपने पार्टनर को समझ सकें। अभिनय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बेबाकी से आपने अपनी बात रखी है। तो ये अभिनय सर हमारे साथ थे, मिस्टर अभिनय शर्मा। मैंने जैसा पहले भी बताया, एसएससी एग्जाम किंग जिन्हें कहा जाता है, मैथ्स की कोचिंग देते हैं और स्टूडेंट्स के वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स में से। एसएससी एग्जाम्स के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं, हाँ, और बाकी maths। बच्चों को जिंदगी जीना भी सिखाते हैं, कैसे उनको अपनी जिंदगी में परेशानियों से मूव ऑन करना है ये सिखाते हैं। बाकी एक किंग विंग वाली बात ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही हम मानते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।